गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, प्रश्नावली 1.2 1.3। चलिए 1.2 के बारे में हम बता ही देता हूँ। 1.2 का जितने सारे सवाल थे एनसीईआरटी बुक का, वो सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताया गया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे आज। ये एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा एक चैप्टर है जो कि हर परीक्षा में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए इस चैप्टर का में क्या दिया हुआ है। पहले देखते हैं, प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय 1.3 में देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p² को विभाजित करती है तो m p को भी विभाजित करेगी, जहाँ p एक धन पूर्णांक है। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले ये बनाना नहीं है, इसको समझना है केवल, जो कि ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें काम आएगा। तो क्या कहा कि मान लीजिए कि m एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। तो p² को विभाजित करता है, जहाँ p क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है। ये मोटा मोटी ये कह रहा है कि p क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अगर मान लिया जाए धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, हम 15 लेते हैं, तो क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक p के जगह पर लिए तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे और अगर हम 5 से भाग लगाएंगे तो ये लगेगा। p² क्या कहता है, m मान लेते हैं, m ये संख्या है और p क्या कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका स्क्वायर किए तो क्या होगा, m p² को विभाजित करती है। m माने ये अभाज्य संख्या जो है वह p² को विभाजित करती है, ये बात कह रहा है। तो m जो है p² को भी विभाजित करेगी। तो कहने का सेंस है, ये देखें हम कि ये 225 आया तो 5 से लगाए तो 5 चौका 20, 2 आचा 2 पर 5 25, तो 25 ये विभाजित किया। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो भी भाग जाता है, माने विभाजित होता है। यही बात इसमें बता रहा है कि अगर m जो अभाज्य संख्या है p² को विभाजित करती है, तो m जो है अभाज्य संख्या वह p को भी विभाजित करेगी। ये बात को जानना है जी केवल, जो कि इसमें काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए दिया है प्रमेय 1.4 प्रमेय के रूप में दिया है बुक में, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा ही परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सीधे तौर पर उसको सरल करना असंभव हो जाता है। तो उस स्थिति में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करके, गलत मान करके उसको क्या कर लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आगे जब बढ़ाते हैं तो गलत माना हुआ चीज़ जो ऊपर में मानते हैं वह अंत तक वह गलत साबित हो जाता है। तो जो दिया हुआ रहता है ऊपर का वही सही हो जाता है। तो कैसे विरोधाभास की स्थिति कैसे क्रिएट होगा तो बताएंगे हम। देखिए अब स्टार्ट करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करके इसको उल्टा मानेंगे। तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है।
इसलिए जब परमेय संख्या होगा तो क्या होगा, इसीलिए √2 बराबर हो जाएगा परमेय संख्या को क्या, इसीलिए माना √2 बराबर, अब परमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिखते हैं तो p/q, और ये भी जानते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और q को 0 नहीं रखना है। और इसके बाद p और q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा कर दीजिए, तथा p और q दोनों, p और q सह-अभाज्य संख्या, p और q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ तक स्पष्ट, और उसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, इधर भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है, P और Q, ये तो बात समझ में आ गया कि Q को हर स्थिति में हमको शून्य नहीं रखना है क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा, और P और Q सह-अभाज्य संख्या है तो सह-अभाज्य के लिए इसका 2 P और Q जो भी निकलेगा वो उसका HCF 1 होना है, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि सह-अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क कर देते हैं। पहले दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर 2 है तो इसका भी वर्ग कर दिए, और इधर p/q है तो इधर भी वर्ग कर दिए। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम आसान तरीका से सॉल्व करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर वाला उतरता है, यानी 2 निकला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, p² बटे p², इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए, अब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2q² बराबर क्या हो जाएगा, p²। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब क्या है कि ये 2 जो है, 2 p² को डिवाइड करता है। लिखेंगे 2 p² को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। 2 p² को विभाजित करता है, तो बताए यहाँ पर p² को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। जब p² को विभाजित करता है तो क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जो कि बताया गया था पहले ऊपर में। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 p² को विभाजित करता है तो लिख सकते हैं फिर क्या, 2 p को भी, p 2 को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ तक स्पष्ट है। और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, अब क्या करना, अब लिखेंगे p बराबर 2r। अब लिख देंगे यहाँ पर कोष्ठ में, जहां r एक पूर्णांक है,
एक बार यहाँ तक देखिए गौर से। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर गौर करने की बात है, यहाँ से ठीक से लिख देते हैं। अब माना P बराबर 2R, चूँकि √2 वाला है तो P बराबर 2R, जहाँ ठीक से लिख देते हैं, जहाँ R एक पूर्णांक है, और इसको ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से। अब इसको क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क कर लेते हैं, फिर वर्क कर लेते हैं। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ के बाद आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, लगा दिया गया है चिन्ह। अब क्या है, P का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लिए और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, 2R का भी स्क्वायर कर लिए। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, आसान से करेंगे, आसान तरीका है ये, बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखिए P स्क्वायर क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 दूना 4, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए एक बात गौर करना है कि P स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 1 में दिया हुआ है, तो P स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर कितना, 4R स्क्वायर। और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से क्या चीज, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कटेगा 2, तो क्या आया, Q स्क्वायर बराबर कितना, Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर आया। अब क्या हुआ कि Q2 जो है, ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 2 ये इधर आएगा तो भाग देगा, तो 2 किसको भाग सकते, 2 Q स्क्वायर को क्या करता है, Q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम जानते हैं कि इस प्रमेय को बताए थे, जब 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्या होगा, Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक स्पष्ट, 2Q को भी 2, Q स्क्वायर Q को भी विभाजित करता है। ठीक है, और ये आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। पहला एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब देखिए गौर करने की बात ये होती है कि हम विरोधाभास स्थिति करके, जो कि √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास ये सीधे तरीका से सॉल्व नहीं हुआ, तो उल्टा करके मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का जो रूल्स है उसके मुताबिक आगे बढ़े। तो देखें कि इसमें देखते हैं कि P और Q सअभाज्य संख्या है, यानी जो P बटा Q के रूप में जो आएगा उसका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन हम जब सॉल्व किए तो देखते हैं कि P
पहले देखते हैं कि पी स्क्वायर को क्या 2p² को विभाजित करता है और 2q² को भी विभाजित करता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इसका SC दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कि हम माने हैं कि ये सहअवाज है, HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो उभयनिष्ठ संख्या आ रहा है, यानी इसका HCF 1 नहीं बन रहा है। तो जो हम माने हैं, जो हम ऊपर में माने हैं, यह गलत बात हो जाएगा, गलत बात साबित हो रहा है। तो वही बात को हमको लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे अतः समीकरण, देख लीजिए गौर से एक बार, करें, देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि दो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अंतिम, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, मान्यता के क्या है, विपरीत है। जो हमारी मान्यता के विपरीत है, क्या विपरीत है, तो इसका P और Q का सहअभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः √2 जो माने थे ऊपर में गलत साबित हो गया, तो इसीलिए यही साबित हो गया। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस जिस प्रकार से हम √2 का बनाए हैं, तो उसी प्रकार से हम √3 का भी बना सकते, √5 का भी बना सकते, √7 का भी बना सकते, है ना, √11 का भी बना सकते। इसी तरीक़ा से केवल सबको बना सकते हैं। केवल एक जगह बात रखना है कि अगर √2 का करेंगे तो √2 करेंगे तो √2 रखेंगे, सब जगह √2 रखेंगे, यहाँ पर P बराबर रखेंगे। अगर 3 का करेंगे तो 3R रखेंगे, और बाकी ये काम सेम ऐसी तरह का होगा। सब इस प्रकार से आप √2, √3, √5, √7, है ना, √11 का भी निकाल सकते हैं। और लेकिन बुक में आपका उदाहरण में √3 दे दिया है और एक्सरसाइज में √5 दे दिया है, जो कि आप बना सकते हैं। वैसे हम फिर बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।